सबने कहा कि अगर पॉलिटी पे कमांड करनी है तो लक्ष्मीकांत को घोट लो, लक्ष्मीकांत के नोट्स बना लो, लक्ष्मीकांत को कम से कम 10 से 15 बार पेज टू पेज वर्ड टू वर्ड पढ़ लो। सब कर लिया, मगर फिर भी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सामने आता है मैं बहुत ही इजी चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब क्या करूँ? इससे ज़्यादा अब और क्या ही कर सकता हूँ मैं? अब इससे ज़्यादा अगर किताब को पढ़ने जाता हूँ तो वो बोरिंग लगने लग जाती है, वो शब्द आंखों में चुभने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे सब आता तो है, मैंने तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। और ये जो किताब है मैं इसको इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि बिना दिखे शायद दूसरी लक्ष्मीकांत लिख दूँ मैं, मगर फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे जो बनना चाहिए, क्योंकि उसी से मेरी एग्जाम क्रैक होगी। अब करूं तो करूं क्या? देखो, लक्ष्मीकांत को पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत को पढ़ने का तरीका अगर ये है कि मैं हर शब्द को पढ़ रहा हूं, जो किताब में लिखा है बस उसी चीज को समझ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई अपना इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट शोकेस नहीं कर रहा, मैं हर किताब के लाइन को देख के एक क्वेश्चन जनरेट नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं पढ़ ही नहीं रहा और इसका मतलब मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब ये जो चीज़ मैंने कही कि आपका एंगेजमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किताब में अगर कोई लाइन लिखी है और अगर आप उसे पढ़ रहे हो इसका मतलब यू आर एंगेजिंग विद द बुक। इसका मतलब ये है कि अगर एक भी लाइन उस किताब में लिखी है तो यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू योर माइंड, वाई? क्यों ऐसा हुआ? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ भारत के फ्यूचर पे? ये होता है एक्टिव एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट कैसे किया जाए, आइए इसे जानते हैं। तो ये एंगेजमेंट होगा आपकी इमेजिनेशन के थ्रू। आप लोगों को आज के बाद लक्ष्मीकांत को सिर्फ पढ़ना नहीं है, लक्ष्मीकांत को जीना है, लक्ष्मीकांत को इमेजिन करना है। हर एक शब्द, जब वो नेहरू बोले तो नेहरू जी की पिक्चर याद आना चाहिए। जब वो ये लिखे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया गया नेहरू जी के द्वारा ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो आपके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर घूमना चाहिए कि नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के पेपर को लेके जा रहे हैं इतनी तारीख को। ये चीज़ें जब तक आपके दिमाग में इस तरीके से नहीं जाएंगी, बिलीव मी, आप एक बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, इसको प्रियम्बल में या किसी भी पॉलिटी के टॉपिक में लक्ष्मीकांत को पढ़ते हुए कैसे यूज किया जाएगा, मैं आपको ये समझाता हूं। देखो, अब जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? सिंपली यहां पे किताब जैसे मैं ये भी लिख सकता था ना कि नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हमें जो प्रियम्बल में शब्द देखने को मिलते हैं ये डिराइव होते हैं। यहां पे मैं सिंपल शब्दों में भी ये लिख सकता था कि जो हमारा प्रियम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था नेहरू जी के द्वारा। अरे यही तो मैं इस डायग्राम में बताना चाह रहा हूं ना, मगर मैं इनको शब्दों में भी तो लिख सकता था। यही है पावर ऑफ इमेजिनेशन। सोच के देखो कि मैंने जो आपको लाइन पढ़ के सुनाया कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन प्रियम्बल है और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया गया था बाय द नेहरू जी, आपको ये लाइन ज़्यादा पढ़ के अच्छे से समझ में आया या आज के बाद आप इन सब्जियों के कटोरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाओगे कि हाँ यार कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने कि नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था वो एक कटोरी जैसा था, उसमें बहुत सारी सब्जियां थी और उसी में से प्रियम्बल निकल के आया। तो आज के बाद आप ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे। यही है पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब जैसे मैं आपसे एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया या प्रियम्बल, इसको याद रख पाना अभी आपको हो सकता है 1 मिनट में याद रह जाए कि हाँ हाँ ये तो हर कोई जानता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया फिर प्रियम्बल। मैं बात कर रहा हूं इतनी सारी चीजें पढ़ लेने के बाद भी क्या आप ये छोटी सी चीज याद रख पाओगे? रख पाओगे तो कैसे? रट्टाफिकेशन से तो पक्का एग्जाम में कंफ्यूज होगे, मगर अगर आपने कुछ ऐसा याद रखा हुआ है, अंडा पहले आई या मुर्गी, और कुछ इस तरीके से बना के एक कॉन्सेप्ट को याद किया है, तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। डेट आई कैन अश्योर यू।
अब जैसे जब आप प्रियम्बल याद करते हो, आप में से हर कोई जब एक स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन तक पहुंच जाता है ना, मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है उसको प्रिपेयर करते हुए, हर किसी को बाय हार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। मगर अगर उनसे 3 साल की प्रिपरेशन के बाद भी ये पूछ लिया जाए ना, ऊपर से नीचे से, सिर्फ इस एक पैराग्राफ में, तो वो उस क्वेश्चन का जवाब भी ठीक से नहीं दे पाते। वो ये नहीं बता पाते कि प्रियम्बल के फर्स्ट पैरा में नेचर ऑफ इंडियन स्टेट दिया हुआ है, सेकंड पैरा में ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, और थर्ड में डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। ऐसा क्यों? अगर मैं इस पूरे पैरा में सिर्फ एक चीज को घुमा दूं कि फर्स्ट पैरा बात करता है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आधी जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि हाँ यार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही तो था। नहीं नहीं नहीं, इंडियन स्टेट था। अरे क्या था, भूल गए। नेचर ऑफ इंडियन तो ठीक है, एक जैसा दिख रहा है, ये आगे इसने स्टेट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया क्या? सोच के देखो, क्या आप अगर इतना माइन्यूट सा चेंज कोई कर दे, हालांकि देखो कितना बड़ा चेंज है वो, इंडियन स्टेट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन। जब आप इसको ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्मेट में याद करोगे अपने नोट्स बना के या इस पीडीएफ के थ्रू, जब जाके आप उसको एक्टिवली रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में कि नहीं नहीं, यहाँ पे हमने याद किया था कि यहाँ पे जो सोशलिस्ट सेक्युलर, इसके आगे जो ये स्टेट का कैरेक्टर है ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट होगा, और हमने ये भी देखा था कि इसी के नीचे, क्योंकि देखो एक पिक्टोरियल इमेज आपके दिमाग में बन जाती है। आपके दिमाग में हो सकता है आप शब्द भूल जाओ, मगर वहां पे आपके दिमाग में पिक्चर याद रहेगी कि यार यहाँ पे नेचर था, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखा हुआ स्टेट था, ये अलग था। यहाँ पे आपको याद आएगा कि यार यहाँ पे पिंक से मार्कआउट था, पिंक से ही यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिखा था, और सेम यहाँ पे लिखा था। तो एक ऊपर से थे 2 शब्द और एक नीचे से था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं अभी की अभी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन से शब्द जोड़े गए, आप एग्जाम में श्योर शॉर्ट कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपने कुछ इस तरीके से याद नहीं रखा था कि ऊपर के कुछ 2 हैं और इधर का कोई 1 है। मतलब फर्स्ट पैरा से 2, सेकंड पैरा से 1, सेकंड पैरा का आखिरी था और इधर के एसएस थे। इस तरीके से अगर आपकी इमेजिनेशन डेवलप नहीं करी है आपने, तो बिलीव मी आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गई होगे। अब जैसे मान लो एक एक शब्द को उठाओ, जैसे सॉवरिनिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, किसी को भी उठा लो। जैसे मान लो आपने रिपब्लिक उठाया एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखो रिपब्लिक में जब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे तो आपको लाइन वाइज लिखा हुआ दिखेगा, मगर आपको चीजें याद कैसे रहेंगी? आपको वहां पे ऐसे एरोस के थ्रू याद रखना पड़ेगा कि भैया रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ स्टेट की बात चलेगी। हेड ऑफ स्टेट 2 तरीके से, एक होगी रानी जिसको मोनार्क बोलेंगे, एक हमारे खुद के प्रेसिडेंट साहब, इनका ध्यान रखना है। फिर ये ध्यान रखना है कि हमारे वाले इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, वहाँ पे याद रखना है कि वो हेरिडिटरी पोजीशन है। इस तरीके से जब आप याद रखोगे तब आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये है आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब जैसे डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेसी एक हो सकती है डायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सी है, उसका एग्जाम्पल फाइंड आउट करो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे होती है। एक होती है इनडायरेक्ट। हमारे देश में क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो कैसी है और कैसे होती है? क्या हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं? हाँ। डायरेक्ट में कैसे होती है, इसके बारे में पता करो। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो होगा क्या, जब आप चीज़ों को इमेजिन करने बैठोगे ना, तो आपको याद आएगा कि हाँ यार, मैंने ना डेमोक्रेसी के बारे में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था, जो कि है भारत। उसमें डेमोक्रेटिक में मैंने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट होती है। वहाँ पे आपके दिमाग में कहानी जनरेट होगी कि मैं जो है वो वोट डालता हूँ अपने नेता को चुनने के लिए और उनको संसद में भेजता हूँ और वो मेरे लिए बिल को पारित करते हैं। ये इमेज के थ्रू आपको चीज़ याद हो गई। समझ रहे हो? अब जैसे आपको सोशलिज्म या सोशलिस्ट कैरेक्टर, कैपिटलिस्ट कैरेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, इनके बारे में समझना है, सेक्युलर कैरेक्टर के बारे में समझना है कि ये क्या होता है। अब इसमें एथिस्टिक, थियोक्रेटिक, सेक्युलर, इनके क्या मतलब होते हैं, ये चीज़ें आपको जब ही समझ आएगी जब आप एग्जाम्पल लोगे। जैसे आप ये किम जोंग उनको किसी से जोड़ के देखोगे कि इसको एथिस्टिक से जोड़ देता हूँ, थियोक्रेटिक, प्रो रिलीजन, इनको कुछ देशों से आप जोड़ दोगे, सेक्युलर न्यूट्रल जो भारत का कैरेक्टर है। जब आप जोड़ जोड़ के पढ़ोगे ना कि हाँ यार, ये देश जो है इसको इसमें फिट करता हूँ, भारत को इसमें फिट करता हूँ,
तब जाके आपकी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो बहुत बेहतर हो पाएगी। तो अभी तक मैंने आपको, उम्मीद करूंगा, ये चीज़ समझाई या कोशिश करी समझाने की। मैं आपको एक और टॉपिक से भी समझा देता हूं, मगर उसके पहले हर टॉपिक को करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कंडक्ट करना है खुद के लिए। वो कैसे करोगे? आप लोग उस टॉपिक से पूछे गए, यूपीएससी ने जितनी भी एग्जाम कंडक्ट करवाई हैं, ऑफ कोर्स पहले सिविल सर्विसेज को उठाओ, सीडीएस को उठाओ, एनडीए को। अब जैसे मैंने प्रीएम्बल पढ़ा, तो प्रीएम्बल के जितने भी सवाल यूपीएससी पूछ चुका है सिविल सर्विसेज में और अलग एग्जाम में, उनको देखो। देखो वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो कि क्या उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उन सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे, कहीं पे गलती हो रही है, तो देखो कि गलती कहां पे हो रही है। गलती जब पकड़ में आ जाए तो उस एरिया पे फिर से पढ़ने की कोशिश करो, फिर से अपने आप से सवाल पूछने की कोशिश करो कि ये जिस एरिया से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, उस एरिया को मैंने किताब से पढ़ा, मगर उसके बाद भी मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, ऐसा क्यों? क्या मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाया अपने दिमाग से उस टॉपिक को पढ़ते हुए? अगर उस टॉपिक को पढ़ते हुए मैं अपने दिमाग से वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, तो मैं वो सोच को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा हूं? इसको सोचने की कोशिश करो। आपको खुद ब खुद जवाब मिलते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये क्वेश्चन देखो, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। मतलब देखो उन्होंने कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस बना दिए बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन के। इस चीज को क्रैक करने के लिए आपको अपनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। आप किसी भी किताब से ऐसे क्वेश्चन को रट के नहीं जा सकते, आप भूल जाओगे। अगर एज इट इज भी पढ़ लिया ना, भूल जाओगे। इसके बाद में फिर जैसे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स है। अब क्या होता है फंडामेंटल राइट्स में, अगर मैं आपसे बिल्कुल बेसिक चीजें पूछूं, बिल्कुल बेसिक, कभी कभी हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे आर्टिकल 14 बोल दूं, राइट टू इक्वलिटी, बताओ इसमें कौन सी दो मेजर चीजें बोली गई हैं? हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे कभी डायग्रामेटिक फॉर्मेट में याद नहीं रखा कि यार ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। दोनों एक ही तो चीजें बोल रहा है ये? नहीं, इन दोनों में कोई समानता ही नहीं, दोनों अलग चीजें हैं ये। तो क्या अलग है? फिर जैसे हमने मान लो आर्टिकल 15 पढ़ा, अब उसके एक्सेप्शंस होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे। तो उन एक्सेप्शंस को याद रखना क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि देखो अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगा ना, वुमेन, चिल्ड्रन, SC/ST, EWS, आप भूलोगे। अब सोच के देखो कि मैं आपको आर्टिकल 15 पढ़ाऊं और साथ में आपको ये इमेजेस दिखा दूं, चिल्ड्रन, SC/ST, तो इसको आप तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ यार यहाँ पे फ्री एजुकेशन लिखा हुआ था, यहाँ पे एक बच्चे की फोटो थी, यहाँ पे वुमेन थी, उसके नीचे रिजर्वेशन लिखा था। समझ रहे हो? अब जैसे आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में कुछ इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल की बात चल रही है, नौकरियों की बात चलती है, मगर वो नौकरियां जो स्टेट के अंदर आती है। तो जैसे मैं नौकरी मांगने गया यूपीएससी के पास, उसने बोला भर्ती चालू है, मगर हाँ मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल फिटनेस वो होनी चाहिए जो उनको रिक्वायर्ड है, मगर क्या यहाँ सरकार जो है वो किसी पिछड़े वर्ग को भी नौकरियां दे सकती है क्या? ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आपको इस आर्टिकल को याद रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप सीधे रटने पे चले जाओगे कि आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिसर, आप जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको प्रॉपर इस तरीके से याद नहीं करोगे, एक कहानी के फॉर्म में कि मैं मांगने जाऊंगा अगर नौकरी तो यूपीएससी कैसे देगा, क्यों देगा, इस तरीके से। ठीक है। अब जैसे आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 एकदम सिंपल पूछ लेगा वो कि अनटचेबिलिटी इतना पड़ा है, आर्टिकल 17 इतना पड़ा है, ये तो आपको रटा ही होगा। बताओ अनटचेबिलिटी संविधान में मेंशन है नहीं? आप बोलोगे ऑफ कोर्स है। मैं मानता हूं कि गलतियां नहीं होती हैं, मैं बता रहा हूं कि आपको जब शुरुआत रहती है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार था नहीं था, नहीं था तो फिर आर्टिकल 17 में क्या बात होती है। अरे भैया जो अनटचेबिलिटी है उसको तो डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है, ये तो सिर्फ उसकी बात करता है, उसको अबॉलिश करता है। ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात चलती है, तो कैसे याद रखोगे उसको? सबसे प्रोमिनेंट आदमी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके नाम से याद रख सकते हो। ठीक है। अगर कहीं बाहर से अवार्ड मिलता है, आपने बहुत बार सुना होगा सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोग, तो क्या मैं ले सकता हूं? क्या मैं अपने टाइटल के आगे सर लगा सकता हूं? क्या सर? ठीक है। फिर जैसे भारत रत्न करंट अफेयर्स में चलता रहता है,
उसको अबॉलिशन ऑफ टाइटल से कनेक्ट करो कि भारत रत्न कैसे दिया जाता है, क्या मैं अपने नाम के आगे भारत रत्न पद्मश्री लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, तो क्यों लगा सकता हूँ, अबॉलिशन ऑफ टाइटल में तो मना किया हुआ है। फिर उसके बाद में देखो जैसे आर्टिकल 20, अब इसको याद रख पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसमें याद ही नहीं होता है हमको कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, डबल जियो पार्टी क्या होती है, इतने भारी भरकम शब्द हैं। कैसे याद रखेंगे, एकदम छोटे छोटे में, एकदम छोटे छोटे में। कैसे, नो डबल जियो पार्टी, डबल मतलब दो गुना, दूसरी बार नहीं करने देंगे, मतलब क्या, दो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए तो पनिश कर सकते हैं, मगर क्या एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिश कर सकते हैं क्या, समझ रहे हो। तो इसको कैसे याद रखें कि इसने इस आदमी को मार दिया, एक बार इसके लिए पनिशमेंट इसको मिल चुकी है फॉर मर्डर, अब नहीं कर सकते क्या, ऐसा जज साहब बोल रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की थर्ड डिग्री दे दे के बुलवा रहे हैं, बोल तू नहीं मारा है उसको, क्या ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको पिक्चर के फॉर्म में चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर ऐसे रटोगे ना वहां पे किताब में देख देख के तो फिर हो गया कल्याण, समझ रहे हो। फिर जैसे इस चीज को जैसे आर्टिकल 20 पढ़ लिया, अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट, डीएनए की बात चल रही है, फिर जब करंट अफेयर्स में आएगा जैसे नार्को टेस्ट आएगा उसको कनेक्ट कर लो, पॉलीग्राफ टेस्ट आएगा उसको कनेक्ट कर लो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट आएगा उसको कनेक्ट कर लो। आर्टिकल 21 जैसे राइट टू लाइफ की बात चली तो मुंबई टेरर अटैक के टेररिस्ट से याद करो कि इसका राइट टू लाइफ ले सकते हैं क्या, इसका तो हमने ही लिया है, कोर्ट में केस चलाया, उसको फांसी पे लटका दिया, समझ रहे हो। जैसे आपने मान लो आर्टिकल 22 की बात करी, अब बहुत से स्टूडेंट्स को प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिफरेंस याद नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, उन्होंने एक एक क्लॉज नहीं याद रखा, क्लॉज 1 क्लॉज 2 में क्या बात कही है, पुलिस के साथ कैसे चलेगा, वकील के साथ कैसा चलेगा, जज साहब के साथ ये लॉ कैसा चलेगा, लॉ मतलब आर्टिकल, ये क्या बात करता है तीनों के अगेंस्ट, कोई एलियन और एनिमी नेशन है तो उसके साथ ये काम कैसे करेगा, पॉलिटिशियन है तो कैसे काम करेगा। ऐसे अगर आप पढ़ रहे हो ना कि हाँ पुलिस, इमेज याद आएगी एग्जाम में बैठ के, हाँ भैया पुलिस के साथ ऐसा लिखा हुआ था, वकील के साथ ऐसा लिखा था, जज साहब के साथ ऐसा लिखा था, ठीक है। ये चीजें आपको आखिरी में बचाएंगी। तो दोस्तों मैं बस बताना आपको यही चाह रहा था कि ये जितनी भी चीजें हैं उनको आप इमेजिनेशन के थ्रू कैसे याद रख पाओगे, और जब तक ये इमेजिनेशन डेवलप नहीं होगी बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी बड़ी मोटी किताब को पूरा याद रख पाना और एग्जाम में रिट्रीव कर पाना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई, आप इन पीडीएफ्स का भी यूज ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, देखो कितनी सारी माइंड मैप्स और कितने अमेजिंग मैनर में आप लोगों के लिए डेवलप की जा रही है। डेट्स इट फ्रॉम माय साइड, और इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।